राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज की ये जो वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर के लिए है और ये जो पेपर है वो पेपर 10 रहेगा। यूपी बीएड जो भी बच्चे कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर से, तो इस जो पेपर है उसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स। तो हम समझेंगे, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। जैसे लाइक सीटेट की बात करें तो सीटेट में भी इंक्लूसिव एजुकेशन है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और मतलब रटना नहीं है, खाली हम लोग डेफिनेशंस को ही याद करते हैं, बाकी हम अपने थॉट्स को रखते हैं और जितना ज़्यादा अच्छा हम पढ़ के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वही हमारे नंबर गेन होते हैं उसी की वजह से। ठीक है, तो आपको बस समझना है कि एक्चुअली में ये क्या है और अपने थॉट्स लिखने हैं। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग की बात करें तो आपको लॉन्ग लिखना होता है लगभग 5.5 या 6 पेजेस का, और शॉर्ट आप दे सकते हैं 3 या 2.5 पेजेस का, उतना ही टाइम हो पाता है। ठीक है, तो हो सका तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, मैंने और भी वीडियोस में कहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर की आप हैं अगर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे समेकित शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, तो हम देखते हैं अपने परिवेश में रहते हुए सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समेकित शिक्षा है। देखिए, ऐसे बच्चे जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, आँख नहीं है या किसी भी प्रकार की अक्षमता है। ठीक है, देखिए जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। एक आईक्यू सेट होता है कि उससे नीचे अगर कोई बच्चा है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो उसके लिए अलग विद्यालय खोलने की ज़रूरत है, यानी अलग विद्यालय में पढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई हाथों पैरों से विकलांग है तो उसका ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी जो मानसिक जो शक्तियाँ हैं या जो विकास है उसका वो भी अच्छे से ना हुआ हो। ऐसा लोग मानते हैं कि जिसका एक अंग जो दिव्यांग होता है वो ज़्यादा मतलब कैपेसिटी रखता है किसी भी चीज़ को करने की, उसके पास एक स्किल होती है, ऐसा मानना है लोगों का। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उस विषय में ये बात कही गई है। समेकित शिक्षा से तात्पर्य प्रचलित शैक्षणिक पद्धति में सामान्य बच्चों के साथ उस वर्ग को जोड़ने से है जो किसी तरह की असक्षम या विकलांगता के कारण प्रचलित प्रसिद्ध के अनुसार नहीं पढ़ सके हैं या वंचित रह गए हैं। इसमें देखिए सिंपल सी यही बात कही गई है कि आँख से अंधा है, कोई गूंगा है, या फिर पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, या फिर हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, कोई बौना है, या फिर कोई किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया है। तो ये सारी डिसेबिलिटी 21 डिसेबिलिटी ऐड की गई हैं सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कहा गया है कि जो सामान्य बच्चे हैं, जिनके पास हाथ पैर है और जिनकी बुद्धि ठीक है, जिनका आईक्यू ठीक है, ठीक है, तो जिनका आईक्यू 90 से होता है ना, 90 से ऊपर का होता है, तो वो बच्चे क्या है सामान्य में आएंगे। तो यानी 90 से 120 के बीच में अगर आपका आईक्यू है तो आप सामान्य बालकों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं सामान्य बालकों के साथ जिनका 60 है, 65 है, या फिर किसी प्रकार की अक्षमता है, तो उनको हम रख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। प्रत्येक बालक देश का आने वाला भविष्य है। समेकित शिक्षा आज विश्व पटल पर एक चर्चा का विषय है। देखिए, जितने भी बच्चे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि जो सामान्य बालक है केवल वही राष्ट्र को चलाएगा। भाई जिस तरीके की अक्षमता है वो भी तो रहेंगे तो सोसाइटी में ही, तो उनको भी ऐड करें, मतलब उनको भी बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें, और उनको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है कि अरे कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे पास तो एक पैर नहीं, हाथ नहीं। उन्हें प्यार की ज़रूरत है, तो उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें वैसे ही रिएक्ट किया जाए जैसे एक सामान्य बालक या व्यक्ति के साथ किया जाता है। हालांकि सोसाइटी के जो लोग हैं, जो जन हैं, वो ऐसे हैं, इतने मतलब क्या कहूँ, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, या फिर किसी के पास किसी तरीके की अक्षमता है या विकलांगता है या किसी के दोनों पैर नहीं, उनको ऐसे जज कर देते हैं या फिर ऐसी सहानुभूति दिखाते हैं, तो उनको लगता है यार मेरे पास किसी तरीके की कमी है, बट उनके पास एक्चुअली कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई भेजा ही ऐसा है, अगर भगवान ने या फिर किसी कारण से हो गई है दिव्यांगता या एक्सीडेंट में हो गई है, तो उनको ऐसा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कॉमन लोगों की तरह ही है। ठीक है, तो क्या है, समेकित शिक्षा के प्रत्यय का जन्म अथवा
जो सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा उस विश्वास का परिणाम है कि शिक्षा मानव का एक मूल अधिकार है और यह व्यक्ति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक आधार प्रदान करती है। देखिए, जहाँ का जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो पढ़ी लिखी है, हम एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो और वहाँ जो बच्चा उत्पन्न होगा तो आपको क्या लगता है वहाँ के लोग कैसे होंगे? वहाँ की अलग ही एक इन्वायरमेंट बना होगा। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड है, वहाँ पे क्या होगा, अलग ही सोसाइटी बनी हुई है। ये कहना मुश्किल है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो सभ्य नहीं होते, ऐसा मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अधिकतर यही देखा गया है, जो लोग पढ़े नहीं होते हैं वो कल्चर और जो भी हमारे ट्रेडिशंस जितनी भी चीज़ें हैं या फिर उनमें जो सभ्यता होती है वो थोड़ी कम होती है, निम्न स्तर पर होती है, तो उससे बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, आगे आने वाली पीढ़ी का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को देखना है, यानी हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिससे कि कोई भी पीछे ना रहे, मतलब सभी पढ़े लिखे हों, जिससे कि केवल एक कॉलोनी की बात नहीं है, सभी मतलब पूरे राष्ट्र में शिक्षा का विकास होना चाहिए। और शिक्षा क्योंकि मूल आधार है भाई, जड़ ही खराब होगी तो पेड़ कैसे अच्छा बन पाएगा। तो इसीलिए हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करें, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उनमें जागृत करें, चाहे वो विकलांग हो, असक्षम हो, सामान्य हो, सबको एक बराबर लेके हमें चलना है। फिर कह रहे हैं सभी अधिगमकर्ता शिक्षा का अधिकार रखते हैं, जितने भी हैं भाई, कोई छोटा है, कोई गरीब है, मोटा है, काला, तभी हम देखते हैं तो कॉलेज या स्कूल्स में देखते हैं, हम देखते हैं कोई गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, हम देखते हैं कि सभी कैसे आ रहे हैं, यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, ताकि पता ना चले कि कौन अमीर कौन गरीब, सबको एक समान ना पा भाई। अगर ड्रेस नहीं होती यानी यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या होता, तो ऐसा होता है कि कोई अमीर का बच्चा बहुत अच्छा कपड़े पहन के आ रहा है और एक गरीब का बच्चा बेकार से कपड़े पहन के आ रहा है, तो वो हीनता की भावना मन में कहीं ना कहीं रहती है। या पेंसिल रबड़ के लिए भी कहा जा सकता है कि एक के पास तो 10-10 पेंसिल है, एक के पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो ऐसमें में भी बच्चों की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचती है। जो गरीब बच्चा है वो सोचता है यार मेरे पास तो है नहीं, यार इसके पास बहुत सारा है। तो यानी यूनिफॉर्म जो भी है, तो अब तो सरकार ने ये भी व्यवस्था कर दी है, जो स्वेटर्स है, पेंसिल रबड़ है या फिर जो भी बस्ते वगैरह बैग हैं वो भी दिए जाएं। ठीक है, तो चाहे असक्षम हो या फिर सामान्य हो, सभी को। फिर कह रहे हैं समेकित शिक्षा उन समूहों पर विशेषता ध्यान केंद्रित करती है जो पूर्व में किन्हीं भी कारणों से शैक्षिक अवसरों से वंचित रह गए हैं। हो सकता है कि बच्चा 5 साल तक किसी कॉलेज स्कूल्स में पढ़ा हो, उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई हो कि वो पढ़ने से मतलब छूट गई हो उसकी पढ़ाई, तो वो क्या करेगा भाई? निर्माण तो राष्ट्र का उसी को करना है, आगे जाके खुद की देख रेख या परिवार या फैमिली को उसे ही चलाना है, उसको ही देखना है। तो इस तरीके के लोगों पे भी सरकार विशेष ध्यान देती है, यानी जो समेकित शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ध्यान देती है। इन समूहों में वे सभी बच्चे आते हैं जो गरीबी में रहते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकता के घेरे में है, कुछ सामाजिक बंधनों में जकड़ी लड़कियां, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली, उनकी अयोग्यता का शिकार या जिन्हें विशेष शैक्षिक सुविधा की आवश्यकता रहती है, जिसके बाद भी की जो श्रेणी में आने वाले बालक शिक्षा एवं समाज दोनों की दृष्टि से सीमांत हैं, उन सभी को कहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा गया है। किन्हीं कारणों से जो छोटी लड़कियां हैं जिनसे कह दिया जाता है कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तो उन सभी को ऐसा मतलब एक जांच करवाई जाए, या हम कह सकते हैं निरीक्षण का कार्य करवाया जाए, जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि कितनी लड़कियां शिक्षित हैं और कितने लड़के शिक्षित हैं, और मतलब कितना और विकास और कितनी और प्रगति की ज़रूरत है किस क्षेत्र में। तो जितनी भी लोग हैं उन सभी को, कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई दिव्यांग नहीं, कोई सामान्य नहीं, सबको एक स्तर पे ला के रखना है और उनको उनकी सुविधा के अनुसार जो है हमें चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। यहाँ पे बात इक्वालिटी की नहीं होती है, इक्विटी की होती है। इक्वालिटी का मतलब हमें समानता तो देनी है, ठीक है, मतलब सभी को समान रखना है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में होता है जिसकी जैसी नीड है उसको उस अकॉर्डिंग हमें चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे एक चित्र ऐड किया है, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और बच्चों का ध्यान रखना है, अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो बच्चों से प्रेम आपको होना चाहिए। एज अ पेरेंट्स आपको बच्चों को ट्रीट करना है। अगर आपको बच्चों से ज़रा सा भी लगाव नहीं है तो टीचर मत बनिए, आप फिर नया सीखने और बच्चों को मतलब एक तरीके से केयर टेकर भी होना होता है। ठीक है, आप बिल्कुल मतलब अपने बच्चे की तरह प्यार कीजिए बच्चों को, ठीक है, तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। फिर कह रहे हैं एक और टॉपिक देखते हैं कि समूहों के जो सदस्य हैं उन्हें माने जाते हैं, मतलब जो भी लोग हैं जो
असक्षम जो लोग हैं उनको समूह के सदस्य मानना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकार के बच्चे बहिष्कार, भेदभाव, मुख्य धारा से अलग थलग, संगी साथियों में अजनबी आदि प्रवृत्तियों के शिकार होते रहते हैं। अगर किसी एक बच्चे की आंख छोटी है और एक आंख बड़ी है तो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। चेहरे पे किसी तरीके के दाग धब्बे हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते। आप बौने हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते। पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते। इसका क्या मतलब है? इन सभी कारणों का कोई मतलब है, कोई सेंस है? अगर किसी की आंख छोटी है पर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो और अच्छा कर सकता है अपनी फील्ड में और नाम कर सकता है, देश को, राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। जो स्टीवन हॉकिंस थे, उनकी पूरी बॉडी में ऐसी एक डिसीज़ थी जिससे कि वो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके गए। वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, लेकिन क्या वो कितना अच्छा। ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ चढ़ गए हैं, या डांसर हैं जिनके हाथ पैर आँख कान नहीं थे। ना है उनको एज अ फिलोसोफर देखना है, अपना ऐसा नज़रिया रखना है। एक टीचर को सब कुछ होना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, एक शिक्षक सब कुछ होता है, क्योंकि वो सबको बनाता है, एक सांचे में ढालता है ना। तो आपको क्या करना है, एज अ फिलोसोफर, एक दार्शनिक के नज़रिए से देखना है कि बच्चा जो जिसमें कमी है उसको कैसे पूरा करना है, और इसको जो इसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में इसको कैसे आगे लेके जाना है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार के बच्चों को अलग कक्षाओं एवं स्कूल में रखा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित नहीं कर दिया जाता है। देखिए, जो जिनमें ज़्यादा डिसेबिलिटी है, जैसे एक कोई अंधा ही है पूरा, तो हमें क्या करना है, उनके लिए अलग स्कूल्स की व्यवस्था हम इसीलिए कर रहे हैं, अगर हो सके तो जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही रहें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम अलग स्कूलों में, जैसे कोई जो ब्रेल लिपि है जहाँ पे यूज़ होती हो, जिन कॉलेजेस में नहीं हो रही है तो वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए, उससे उनको शिक्षित कर सकते हैं। एक डेफिनेशन दी गई है स्टीफन और ब्लैक हर्ट के अनुसार, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालक की समान जो कक्षाएं हैं उनमें शिक्षण व्यवस्था करना, या यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब कोई ज़्यादा रिटार्डेड हो उसको ही हम अलग रखेंगे, मतलब जड़ बुद्धि, कुछ भी समझो समझ में ही नहीं आता, बहुत 70 से नीचे IQ है तो उसको तो हम अलग रखेंगे, वरना ज़्यादातर जो बच्चे हैं, चाहे जिनका हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, आँख नहीं हो, या कुछ भी मतलब अक्षमता हो, तो उनको हम सामान्य बच्चों के साथ रखेंगे, जिससे कि सामान्य बच्चे उनसे कुछ सीख सकें। हम लोग हेट्रोजीनियस क्लासेस बनाएंगे जिससे कि सभी बच्चे ग्रुप्स में सीख सकें, एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस सीख सकें, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें दिखा गया है कि समावेशी शिक्षा की एक जो यह व्याख्या है वो चुनौती देती है समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लिए, जहाँ पर सब एक दूसरे को स्वीकृति दे, एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे को सहयोग करें। यही नहीं, पाठ्यक्रम में स्कूल समुदाय के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जहाँ पर सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, जो रिटार्डेड लोग हैं या फिर जो भी असक्षम लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, समाज में, सोसाइटी में सबको एक साथ रहना ही रहना है एक दिन। ऐसा तो है नहीं पढ़ाया नहीं जाएगा तो वो अलग कहीं अपनी सोसाइटी बना के रहने लगेंगे, बल्कि उनको तिरस्कृत किया जाएगा। इसलिए उनको पहले से ही इंक्लूड किया जाए, उनको अलग थलग ना किया जाए, उनको भी उतनी ही सुविधा मिलनी चाहिए जितने कि एक सामान्य मनुष्य को मिलती है। तो वो क्या होगा, एक अच्छा कुशल राष्ट्र बनेगा, वरना आपस में लड़ते ही भिड़ते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, ज़रूरतों के हिसाब से उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवानी है, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें। यह शिक्षा ही है जो लोगों को आगे बढ़ा सकती है और बेहतर बना सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के लिए पहल और योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैकआउट जैसे कई कार्यक्रमों का सूत्रपात किया है, लेकिन इसमें से अधिकांश आधारभूत संरचना, बालिका शिक्षा और अनुसूचित जनजाति छात्रों की शिक्षा पर ज़्यादा केंद्रित है। देखिए, जो लोग हैं, वो जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते, लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज भी गांव की स्थिति इतनी बुरी है, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा है, जैसे केरल राज्य है तो वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षित बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का जो आप इन्वायरमेंट देखेंगे वो एक अलग ही तरीके का है। वहाँ के जो डेवलपमेंट चीज़, मतलब जितना वहाँ का जो जितना विकास है, जितना डेवलपमेंट हो पाया है, शायद ही और किसी स्टेट का हुआ हो, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित है, एजुकेटेड है। तो आपको क्या लगता है, वहाँ का कोई बच्चा होगा तो वो और अच्छा करेगा अपनी फील्ड में, चाहे वो असक्षम हो, मतलब ये सब तो हेरिडिटी से मिलता है ना। तो
कैसा भी बच्चा हो, मतलब किसी भी प्रकार का, तो वो अपनी फील्ड में अच्छा कर पाएगा क्योंकि उसको भी एजुकेशन अच्छी दी जाएगी। माता पिता एजुकेटेड होंगे, यानी मदर एंड फादर एजुकेटेड होंगे, तो वो अपने आगे वाली जो पीढ़ी उनकी आ रही है उसको भी एजुकेटेड करने की सोचेंगे। फिर कह रहे कार्यक्रम जैसे निःशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा और जिला प्राथमिक विद्या शिक्षा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसमें कम सफलता मिली। भारत सरकार ने 30 मार्च 2007 को यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी UNCRPD पर हस्ताक्षर किया था। यह हस्ताक्षर के लिए उसी दिन जारी किए हुआ था। भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया और निःशक्त बच्चों सहित सभी को समान अवसर देने का संकल्प दोहराया था। फिर कहना है कन्वेंशन में आर्टिकल 24 के अनुसार सरकार को कानून में संशोधन के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि UNCRPD यानी प्रावधानों के अनुसार निःशक्त लोगों के अधिकारों में संतुलन बनाया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय द्वारा निःशक्तता मामलों पर जो है वो नया विभाग ही बना दिया गया है ताकि निःशक्त लोगों की समस्या पर ध्यान केंद्रित कर उनका समाधान किया जाए। एक अलग से ही एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिससे कि लोग उन्हें पिछाड़ ना सकें, मतलब ये ना कहें कि यार तुम्हारे लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्या करोगे। तो अलग से ही एक विभाग, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिससे कि जो निःशक्त लोग हैं, यानी जिसमें कोई कमी है, कमी नहीं कह सकते एक तरीके से, इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कहा क्योंकि वो कमी नहीं है, वो दिव्य है। जो उनका अंग नहीं है वो एक दिव्य है, यानी उनमें कोई कमी नहीं है। हम उन्हें सहानुभूति नहीं, प्यार देंगे। उनमें उस कमी का क्या मतलब है, हम उनको एहसास करा देते हैं कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो वो अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं। तो उस चीज़ को इंक्रीज़ करना है कि ताकि जो भावना है वो उनमें पैदा ना हो जाए। ये चीज़ बचपन से ही आने लगती है अगर उनमें किसी चीज़ की कमी है तो। वर्तमान योजनाओं पर ध्यान देने, नई योजनाओं का सूत्रपात और तकनीकी अनुसंधान में भी मदद करता है। हालांकि इनमें क्रियान्वयन में भी कई चुनौतियां हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान ने यह लक्ष्य सुनिश्चित किया है कि 6 से 14 साल तक के निःशक्त सभी बच्चों को, देखिए जो मतलब कंपलसरी एजुकेशन है हमारी, मतलब तो वो क्या थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए थी, लेकिन अगर कोई निःशक्त बच्चा है तो वो 6 से 18 साल तक जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया होगा, वैसे तक प्राथमिक विद्यालयों में सुनिश्चित की गई है कि यानी अगर आप 6 से 18 साल तक का जो बच्चा है और उसमें किसी तरीके की अक्षमता है तो क्या करा जाएगा, उसको हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार ऐसा जारी किया गया है। निःशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना के तहत 4 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। भारत में बड़ी संख्या और गैर सरकारी संगठन निःशक्तता के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार ने इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ढांचागत सुविधाओं में क्रियान्वित और शैक्षिक कार्यक्रमों के नवाचार के साथ समावेशी शिक्षा को जोड़ा है। सरकारी विद्यालयों के अलावा कुछ निजी विद्यालय भी समावेशी शिक्षा को स्वैच्छिक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे शहरों में भी देखा जाता है। नेशनल ट्रस्ट भी निःशक्त लोगों को मूलभूत सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। समावेशी शिक्षा के आधारभूत परिकल्पना, जैसे अगर किसी के पैर खराब हैं तो सरकार उनको व्हीलचेयर तो देती है, साथ में कुछ पॉकेट मनी, कुछ स्कॉलरशिप भी देती है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, कि या फिर कोई गरीब है तो उसको भी ऐसा प्रोवाइड करवाती है। समन्वित समूह के लोगों, चाहे वे सामान्य हो निःशक्त हों, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं ताकि वे अपनी अपनी समस्याओं के साथ बिना किसी कठिनाइयों के अध्ययन कर सके, बस शिक्षित हो जाए। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं है, उनको व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों तरीके से आए और वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। केवल डिग्रियां इकट्ठा करवाना एक्चुअली में सरकार का मकसद नहीं है। वो ये चाहते हैं किसी भी तरीके का जो व्यक्ति हो वो अपना जीवन यापन कर सके और जो पीढ़ी है उसको समझा सके, कुछ नया संदेश छोड़ के जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब समावेशी शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो समावेशी शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्य हैं बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सर्वश्रेष्ठ दिया जाए। कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, लड़का लड़की किसी भी तरीके का नहीं। बच्चों को समुचित एवं समृद्ध माहौल दिया जाए, पूरा इन्वायरमेंट बना के दिया जाए। जो बिल्डिंग है वो भी एक टीचिंग लर्निंग एड का काम करनी चाहिए, मतलब कहीं पे भी छोटा बड़ा ABCD पूरी बिल्डिंग में ही इस तरीके की व्यवस्था की गई हो। फिर कह रहे हैं बच्चों में क्षमताएं विकसित करने में मदद दी जाए और ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। किसी जो स्किल है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो भी ये कहती है कि
कि बच्चों में मतलब खाली किताबों से ही नहीं जुड़े रहें बच्चों में किसी एक चीज़ को स्किल जो है उनकी होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर को चलाने देना चाहिए, शायद उस फील्ड में अच्छा बच्चा कर जाए। एक पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो बच्चे को पेंटिंग में जाने देना चाहिए, मतलब अलग से पढ़ने के साथ वो कुछ एक अलग स्किल भी सीख सकता है ताकि जिससे वो बाद में अपना जीवन यापन कर सके। वरना बच्चा क्या था, केवल पढ़ाई में ही लगा रहता था, फिर वो 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद ये सोचता था बैठ के कि यार अब मैं क्या करूँ। तो क्या है, वो एक नई स्किल सीख सके। बच्चों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता दी जाए, यानी वो ऐसा ना हो कि वो इंट्रोवर्ट बन जाए, मतलब लोगों से मिलाना उसे अच्छा ना लगता हो। बिल्कुल, जो हमारे वाइगोत्स्की या जो भी साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो विकास है, जो उचित विकास है, वो समाज में रह के होता है। तो हमें लोगों से मिलना चाहिए और ज़्यादातर लोगों से मिलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से विकसित हो सके और जो बच्चे हैं उनको भी घुलने मिलने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों के प्रति उनका एक सकारात्मक मतलब दृष्टि बन सकेगी और जिससे कि वो लोगों की मदद कर पाएंगे। आवश्यक घटक कौन से हैं कि कक्षा में जो समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय नेतृत्व आवश्यक घटक हैं। यह आवश्यक है कि शिक्षकों को निःशक्त बच्चों की विशिष्ट जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उन्हें निःशक्तता को पहचानने के प्रति सशक्त बनाया जाए। इसके लिए जो स्कूली पाठ्यक्रम में प्रभावी शैक्षिक सेवाएं हैं, सहायक उपकरण हैं, उम्र के अनुकूल कक्षाएं हैं, बाधा मुक्त माहौल है और पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता और भागीदारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल और संस्कृति गतिविधियों के प्रावधान शामिल किए जाए। निःशक्तता जो बच्चे हैं, अर्थपूर्ण समावेशन के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षाओं की परिस्थितियों के अनुरूप ही कदम उठाएं। यानी जो शिक्षक हैं मतलब इतना दूर स्कूल नहीं होना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको सुविधा हुए हर तरीके से, मतलब हमें ऐसा देखना है, ऐसा करना है एज अ टीचर कि किसी भी तरीके से बच्चे को परेशानी ना हो। ठीक है, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, या अगर उसके पास किसी चीज़ की कमी है तो एक टीचर के होने के नाते आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ठीक है, उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देंगे। अब चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं कि कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। मनोवृत्ति की बाधाएं आती हैं, विद्यालय और कार्यस्थल पर प्रणाली में बदलाव का ना होना और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी और नीतियों और कानूनों का निष्प्रभावी क्रियान्वयन होना। फिर कह रहे हैं असंवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव होना, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, भाषाई विविधता के कारण कार्यक्रम विकास में अवरोध हो जाना, फंड की कमी होना, चिन्हित करने के तरीकों का अभाव और आंकड़ों का संग्रहण का अभाव होना। फिर कह रहे हैं बाधा मुक्त विद्यालय भवन बनाने में मात्रात्मक और गुणात्मक पूर्ण विकास की निगरानी और आकलन का भी अभाव होना। कह रहे हैं हालांकि इस देश में सरकार की प्राथमिकता, फिर भी कई गैर सरकारी संगठन और निजी संस्थान समावेशी शिक्षा के प्रकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश में कई संस्थान हैं जिन्होंने समावेशी जो शिक्षा है उसको सफल बनाने के लिए कई सारे काम किए हैं। समावेशी शिक्षा की धीमी गति का कारण वस्तुतः कई किस्मों की कठिनाइयां होती हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को ज़्यादा सुस्पष्ट विचार लाने की आवश्यकता है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह इस बात का प्रकटीकरण है कि निःशक्त बच्चों को न सिर्फ समाज की मुख्य धारा में लाना ही ज़रूरत है, बल्कि उन्हें सामान्यता और गौरवपूर्ण जीवन जीने के लायक बनाना भी संभव है। फिर कह रहे हैं कि सभी विद्यालयों के निहितार्थ सुझाव सजेशन क्या है, तो समावेशी शिक्षा के जो प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए कुछ बताए गए हैं बिंदु, उनको देखते हैं कि विशेष जरूरत वाले के लिए बच्चों के लिए समुचित परिवहन सुविधाएं और सामर्थ्य बनाने का माहौल होना चाहिए। माता पिता, जिज्ञासु, शिक्षक, निर्णय लेने वाले और वकील की भूमिका हो। फिर कह रहे हैं अंतर क्रियात्मक और मनोरंजन कक्षाएं होनी चाहिए। शैक्षिक भार कम करने के लिए लचीले पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिए। लैंगिक और सामाजिक विभेदों का उन्मूलन होना चाहिए। समुचित शिक्षण और अध्ययन सामग्री का विकास होना चाहिए। विद्यालय पूर्व और प्राथमिक शिक्षा में अंतर संबंध स्थापित करना चाहिए और प्रचुर संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद सफल समावेशन के लाभ क्या है उनको देखते हैं, तो विद्यार्थी एक दूसरे की विशिष्ट ताकतों और क्षमताओं को प्रोत्साहन देंगे। देखिए, हम लोगों ने कहा ही था हेट्रोजीनियस क्लासेस बनाएंगे। छात्रों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निःशक्त छात्र प्राकृतिक, सहयोगी और प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण में मित्रता को पोषित करना सिखाएंगे और सामान्य छात्रों को निःशक्त छात्रों के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का अवसर मिलता है। आत्म प्रभाव और उपलब्धि की जो भावना है वो भी क्या करेगी, उभर के आएगी। फिर कह रहे हैं छात्र एक दूसरे से सर्वाधिक अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवहार को सीखते हैं।
संक्षेप में अगर हम कहें तो आगे का रास्ता नीति और नियताओं और प्रमुख एजेंसी के लिए समूह में काम करने के विविध तरीके अपनाने, समावेशीकरण सुनिश्चित करने, विद्यालयों में दाखिला बढ़ाने और सहायक उपकरणों और वाचाल संगणन परीक्षाओं में छूट, ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। फिर कह रहे हैं समावेशी शिक्षा हालांकि कठिन है लेकिन इसे संभव बनाया जा सकता है। लेकिन एक बुस्कॉलिंग जो भी लिखा हुआ है, बुस्कॉलिंगिया के अनुसार एक हैं, ओ गॉड क्या नाम है ये, बुस्कॉलिंगिया नाम है इनका, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनका नाम है। फिर कह रहे हैं हम कई बार स्पर्श की शक्ति, एक मुस्कान, एक सुंदर शब्द, सुनने वाले कान, एक ईमानदार स्वेच्छा अथवा देखभाल की छोटी कोशिश का कम आकलन करते हैं, जबकि इन सब में जीवन को बदलने की क्षमता होती है। देखिए ये जो वीडियो है वो अगर आपको अच्छी लगे और आपको हेल्पफुल रहे आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए बीएड सेकेंड ईयर की सभी वीडियोस को मैं इसमें डाल दूंगी। फर्स्ट ईयर की वीडियो ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।